खुद को कब तक यूं ही आईने में निहारती रहोगी? अच्छी ही लग रही हो। अब चलो भी, वरना पार्टी में सबसे देर से पहुंचेंगे। अखिलेश ने गीता की तरफ देखते हुए झुंझलाते स्वर में कहा। वैसे भी इतने सारे लोग होंगे, किसको फुर्सत होगी कि तुम्हें देखे। पार्टी में सब खाने पीने के लिए जाते हैं। देखा जाए तो पीने और ग्लैमरस तितलियों को ताकने जाते हैं। न जाने किसके लिए इतना तैयार होना चाहती हो। मैं तो रोज ही तुम्हें देखता हूँ। जैसे हो मेरे लिए ठीक हो। वैसे भी शादी के इतने सालों बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अखिलेश एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसके तानों में उपहास घुल जाता है और वह जो मनाता है बोल देता है, बिना यह सोचे कि सुनने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा वह केवल गीता के साथ ही करता है, वरना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो वह बहुत लिमिट में बात करता है। पता नहीं गीता के साथ ही ऐसा क्यों उसका व्यवहार बदल जाता है। दूसरों के लिए क्यों खुद के लिए तैयार होती हूँ मैं। अच्छा लगता है। गीता बुदबुदाई। जानता हूँ तुम्हें बन ठन कर रहना पसंद है, लेकिन वह सब भी एक उम्र तक ही ठीक लगता है। हर उम्र की अपनी मर्यादा और शालीनता होती है। अखिलेश ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। खीज हुई यह सुनकर गीता को पल भर को। उसे घूरा कोबाल्ट ब्लू सूट, वाइट शर्ट और लाइट ब्लू टाई, ब्लैक शूज, आफ्टर शेव की भीनी भीनी सुगंध और ढेर सारा परफ्यूम। अखिलेश हमेशा बेहतरीन ढंग से तैयार होकर घर से निकलता है। पार्टी के लिए ही नहीं, कहीं भी जाना हो हमेशा टिप टॉप रहता है। गजब का आकर्षक व्यक्ति है। उसकी भी तो उम्र हो गई है, गीता से 4 साल बड़ा है। फिर यह क्यों सज धज कर निकलता है। अगर कभी वह यह सवाल पूछ बैठी तो जानती हैं इस सवाल का कोई सटीक जवाब अखिलेश के पास नहीं होगा। घिसा पिटा जवाब ही होगा कि मैं पुरुष हूँ, काम पर जाता हूँ, 10 लोगों से मिलना होता है। आखिर सोसाइटी में मेरा कोई स्टेटस है। तो गीता के भीतर जैसे सवाल जवाब की उठापटक चलने लगी। वह स्त्री है, उसके लिए सवरे रहना क्यों जरूरी नहीं है, जबकि श्रृंगार की तमाम वस्तुएं, सारे तामझाम और रौनकें स्त्रियों के लिए ही होती हैं। फैशन की सारी दुनिया उनसे ही चलती है और उनसे ही फलती फूलती है। पूरा बाजार पुरुषों की बजाय स्त्रियों के कपड़ों और उनके साज श्रृंगार की चीज़ों से ज़्यादा भरा रहता है। माना वह नौकरी नहीं करती तो क्या घर में यूं ही झल्ली बनी घूमती रहे। नहीं रह सकती। वह ऐसे नौकरी करने पर भी अखिलेश ने भी पाबंदी लगाई थी। इसलिए लाख अखिलेश टोके वह शादी के बाद मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल से लेकर ज़रूरी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती रही। नेल पॉलिश लिपस्टिक सब लगाती रही। घर पर भी तैयार होकर रहना ही पसंद था उसे। अखिलेश को इस बात से खुश होना चाहिए था कि उसकी बीवी स्मार्ट है, सही तरह से रहने के तौर तरीके जानती है, लेकिन उसे ये सब फिजूल की बातें लगती हैं। वैसे भी गीता की हर बात को काटना या टिप्पणी करना अखिलेश अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। और उम्र की बात करें तो 35 साल की हुई है बस। 21 साल में शादी हो गई थी। 1 साल बाद बेटा और उसके 2 साल बाद बेटी। बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उसके पास समय ही समय है। इतना कि बिल्कुल बोर हो जाती है। शादी के बाद सारे शौक सपने कब चूल्हे और गृहस्थी की भेंट चढ़ गए, पता ही नहीं चला। वह जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती थी, उसके बारे में पता चलते ही शादी के बाद भड़क गया था अखिलेश। साफ साफ कह दिया था
कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बेकार की बातों को दिमाग में लाने की। शादी से पहले के जो शौक़ हैं उन्हें जाकर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दो, वरना परेशानी होगी तुम्हें ही होगी, यह समझ लो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उसे निभाऊंगा। अखिलेश ने सच में उसे कोई कभी कमी होने ही नहीं दी। बढ़ चढ़कर उसके लिए चीज़ें खरीद कर लाता, लेकिन क्या चीज़ें ही सारी इच्छाओं की भरपाई करने की पर्याय होती हैं। वैसे धीरे धीरे कम ही हो रहा है उसका अपने ऊपर ध्यान देना। इन दिनों बिना प्रेस की साड़ी पहन लेती है, कभी बाल बिखेरे भी रहते हैं, फेशियल कराए महीनों बीत जाते हैं, हाथ पैरों के नाखून तराशना नज़रअंदाज कर जाती है। एक अजीब सा आलस उस पर हावी हो रहा है। आलस से ज़्यादा शायद बोरियत है, कुछ न कर पाने की बोरियत है, पीछे जो छूटा है उसे संभाल ना पाने की। एक चिढ़ तो एक जिद की तरह करती है, वह बनाव श्रृंगार, वह भी कभी कभी। इसलिए अब जब कभी बाहर जाती है तो कुछ ज़्यादा ही देर लगती है उसे। शीशे के सामने से हटने में मानो सारी कसर उसी दिन पूरी कर लेना चाहती हो। उम्र हो जाए तो क्या सजना संवारना, खुद पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए? इस तरह तो अपने लिए जीना भी छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकती वह अखिलेश से सवाल और बहस तो कतई नहीं। इसलिए सारे रास्ते चुप ही बैठी रही कार में। पार्टी में मुकेश जी को देखकर हैरान रह गई। हमेशा की तरह खादी का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। अक्सर वह कहती, गांधी जी के बाद आप खादी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते, बहुत शैतान हो तुम गीता, लेकिन अपनी ये शरारतें, ये चुलबुलापन हमेशा कायम रखना। इससे व्यक्तित्व और कला दोनों में निखार आता है, जीवन की जीवंतता बनी रहती है। शैतानी और चुलबुलापन दोनों को ही वह संभाल नहीं पाई। आप यहाँ इस शहर में कब आए? भोपाल में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। खुशी के अतिरेक में उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बीबी जो बोले मानना पड़ता है। बीबी उसका आदेश कि मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ ज़्यादा अवसर है हमारे लिए। मुकेश जी जोर से हंसे। आपने शादी कर ली? घोर आश्चर्य। आप तो हमेशा कहते थे कि चाहे कोई अप्सरा भी आ जाए शादी नहीं करूँगा। नहीं चली मेरी उसके सामने। ये सोनाली देखो तो कौन है यहाँ। सोनाली को देख गीता उससे लिपट गई। हमेशा की तरह बालों में गजरा लगा था और पीले रंग की सिल्क की साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। ग्रुप के सारे लोग उन्हें शिल्पकार का ऐसा शिल्प कहा करते थे जिसे गढ़ते हुए हथौड़ी छेनी भी बहुत कोमलता से चलाई गई होगी, तभी तो हर अंग कलात्मक ढंग से तराशा हुआ लगता था। आपने सोनाली दी से शादी की? गीता की हैरानी और बढ़ गई थी। करनी पड़ी गीता, मानी ही नहीं। तुम सबसे बिंदास थी हमारे ग्रुप में, तुम तो शादी करके गायब ही हो गई। फिर मुझे कौन बचाता? दा हंसे। सोनाली ने प्यार से उनकी पीठ पर मुक्का मारा। बदमाश मानुष, गीता इनकी बातों में मत आना। कितने पीछे पड़े थे कि शादी कर लो, वरना इस रूखे इंसान के साथ बंधती क्या? मैंने ही दी ना, बिल्कुल रूखे इंसान नहीं है। कलाकार तो संवेदनशील होता है। अपने गुरु के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम थिएटर कर रही हो कि नहीं? अखिलेश तो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त था। गीता साथ में आई है, यह भी भूल गया था वो।
वो तीनों तो एक कोने में बैठे एक टेबल पर आकर बैठ गए। दा, तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं अखिलेश को पसंद नहीं, लेकिन आप लोगों का थिएटर ग्रुप कैसा चल रहा है? ग्लैमरस होने के साथ साथ मुंबई में कला की भी बहुत कद्र है। तुम वापस ज्वाइन कर लो हमारे साथ, सोनाली दी ने चीज बॉल्स खाते हुए कहा। संभव नहीं होगा दी, गीता ने धीमे स्वर में कहा। थिएटर के बारे में सोचते ही एक टीस उठी थी मन में। उसका सपना था एक बेहतरीन थिएटर कलाकार बनने का। अपना पता दो, कल आते हैं हम तुम्हारे घर। मुकेश दा उसे भावुक होते देख माहौल को सहज बनाने के लिए बोले। दा, दोपहर में आइएगा। अचानक गीता के मुंह से निकला। अखिलेश घर पर होगा तो नाहक ही गुस्सा होगा। गीता, हमारे ग्रुप की एक लड़की की माँ बहुत बीमार है, वह रिहर्सल पर भी नहीं आ रही और अगले महीने ही नाटक का मंचन है। विज्ञापन जा चुके हैं, पोस्टर छप गए हैं, प्रचार काम जोरों पर है। वेन्यू के लिए एडवांस का भुगतान किया जा चुका है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में नाटक मंचन की तारीख आगे बढ़ाना संभव नहीं। और तुम तो जानती हो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि शो कैंसिल कर दें और नुकसान सह लें। बर्बाद हो जाएंगे हम। मुकेश दा ने पूरी नाटकीयता से चेहरे पर दयनीय भाव लाकर कहा। हाँ गीता, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। सोनाली दी ने भी अभिनय के सारे दांव पेच आज मारते हुए स्वर में वेदना के सारे तार झंझनाते हुए कहा। मैं कैसे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से इस काम के लिए मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। अखिलेश को थिएटर की दुनिया कतई पसंद नहीं। अरे नहीं, पैसे से मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस लड़की की भूमिका तुम करो। 1 महीना है, आराम से रिहर्सल हो जाएगी और तुम जैसी पारंगत कलाकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है अभिनय करना। मुकेश दा ने समझाने और मनाने के ख्याल से अपनी खास शैली में कहा। बुरी तरह से चौंक गई गीता। यह आप क्या कह रहे हैं दा? असंभव बात है। क्यों, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? सोनाली दी ने पूछा। तुम स्कूल टाइम से थिएटर करती आ रही हो, मंझी हुई कलाकार हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा रही हो। अब हमें ज़रूरत है तो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मुकेश को गुरु मानती हो, उसका मान नहीं रखोगी क्या? सोनाली ने गीता की भावनाओं को झिंझोड़ा। वह जानती थी कि गीता वैसे मानने वाली नहीं है। शादी के बाद अभिनय करना तो दूर, किसी नाटक का मंचन होते देखा तक नहीं। सब भूल चुकी हूँ, इतने बरस हो गए हैं। सोनाली दी, कला हमारे भीतर होती है, वह खत्म नहीं होती। अगर समय का अंतराल आ जाए तो उसे केवल तराशने की ज़रूरत होती है। बस तुम्हें पुनः प्रयास करना होगा। रिहर्सल करोगी तो पुरानी गीता स्टेज पर छा जाएगी पहले की तरह। मुकेश दा बोले। अखिलेश मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, गीता ने कपकपाते स्वर में कहा। मैं जिस सपने को दफना चुकी हूँ उसे क्यों खोदकर बाहर लाने की जिद कर रहे हैं ये दोनों? गीता अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रही थी। क्यों वापस ये उसे उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहाँ जाना संभव नहीं है। अनुमति नहीं देंगे मतलब? तुम्हें अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार तो होगा ही। और क्या तुम अपनी कला को मरने दोगी? अभिनय तो तुम्हारे लिए जीवन की संतुष्टि रहा है, हमेशा
कैसे जी पा रही हो उसके बिना। सोनाली दी ने जैसे उसके आत्मसम्मान को झिंझोड़ा। सोनाली, रहने दो, गीता को इस तरह परेशान मत करो। अखिलेश को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन बस इस बार ये नाटक कर लो, वरना बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे लिए। मुकेश दा ने अनुरोध किया। दा इस तरह अनुनय कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं कोशिश करूंगी, पर अभिनय ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। वह तुम मुझ पर छोड़ दो। सोनाली दी बोली, मैं दोपहर में ही रिहर्सल के लिए आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टोली का विकास तुम्हें कार लेने आ जाएगा और छोड़ भी जाएगा। कॉलेज में पढ़ता है पर अच्छा कलाकार है। जब तुम हमारे ग्रुप से जुड़ी थी उस समय जैसा जुनून तुम में था अभिनय का, वैसा ही जुनून उसमें भी दिखाई देता है मुझे। वह भी एक भूमिका निभा रहा है नाटक की। मुकेश दा ने उसे स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा। इतने वर्षों बाद अभिनय करते हुए भी रिहर्सल के दौरान गीता को नहीं लगा कि वह कुछ भूली थी। बहुत ही सहज ढंग से वह संवाद पढ़ती गई। धीरे धीरे अभिनय और मंच गया। मुकेश दा और सोनाली दी के निर्देशों के साथ वह निखरती गई। गीता दी, आपका अभिनय एकदम स्वाभाविक है, जान डाल दी है आपने। ध्रुव स्वामी की भूमिका में उसे वापस छोड़ते समय विकास बोला। अच्छा विकास, अब उस लड़की की माँ की तबीयत कैसी है जो पहले यह भूमिका निभाने वाली थी? नहीं दी, यह भूमिका तो कोई नहीं निभाने वाला था। मुकेश दा किसी को ढूंढ रहे थे इसके लिए, फिर आप मिल गई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुछ पूछा नहीं गीता ने मुकेश दा और सोनाली दी से इस बारे में, लेकिन मन ही मन धन्यवाद जरूर दिया। इतने दिनों से वह खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आलस, बोझलता और कुछ कर न पाने की कसक दूर हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि जिस दिन अखिलेश को यह पता चलेगा तो तूफान आ जाएगा। नाटक करने वालों को वह भांड कहता है। लिपे पुते चेहरे वाले भांड तिरस्कार होता है उनके शब्दों में। बस आज फाइनल रिहर्सल है और 2 दिन बाद मंचन। उस दिन के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुबह से रात तक घर से बाहर रहने के लिए। फाइनल रिहर्सल में देरी हो गई थी। अखिलेश का आने का समय हो गया था। सोचकर गीता ने ना कपड़े बदले थे और ना ही मेकअप उतारा था। अंधेरा हो गया। विकास उसे छोड़कर निकल ही रहा था कि बोला, गीता दी, एक बार खड्गधारणी के साथ जो आपका संवाद है उसे सुनाओ ना। वाह, कितना अद्भुत है आपका कहने का अंदाज। गीता हंस पड़ी। पैसेज में ही रुक गई। भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक जान न सकी। मैंने तो कभी उनका संभारण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मंदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ अचानक जड़ हो गई सी। गीता, अखिलेश सामने खड़ा था। दी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। विकास चला गया। सजी धजी मेकअप की परतों से चेहरे को रंगत दिए भवों में कटाव और नकली आभूषणों से सुसज्जित गीता को देख हतप्रभ रह गया अखिलेश। घर के अंदर उसके पीछे आते हुए वह उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि कैसे मुकेश दा और सोनाली दी ने उसकी भेंट हुई और उसके बाद बस
परसों मंचन है, उसके बाद मैं अभिनय नहीं करूँगी। अखिलेश, लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करना चाहती थी, बस न जाने कैसे मेरे सपनों ने उड़ान भर ली। कुछ तो बोलो अखिलेश, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई प्रतिक्रिया नहीं। गीता इस बात से ज़्यादा परेशान थी। ज्वालामुखी के फटने का इंतजार था उसे। सुबह तक चुप्पी छाई रही, न ताना न उलाहना। हैरानी की बात तो यह थी कि बड़ी देर तक दूसरे कमरे में जाकर बच्चों से बात करता रहा अखिलेश। गीता ही करती थी बच्चों से हमेशा बात, और वह उसी से उनका हाल चाल पूछ लिया करता था। बेटी तो हमेशा कहती थी कि माँ, आपको इस तरह अपने अभिनय के पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए था। कला तो हर रूप में अच्छी और प्रशंसा योग्य होती है। मुझे वापस आने दे, फिर देखती हूँ पापा आपको कैसे रोक पाएंगे। बेटी की बात सुन गीता कुछ नहीं कहती थी। अपने सपनों को वह कब का दफन कर चुकी है। नाहक क्यों उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में वर्तमान में उठापटक करे। कितने बजे का शो है? सुबह चुप्पी टूटी। आऊँगा मैं भी देखने तुम्हारा अभिनय। सुना तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है, और हाँ, सजी सवरी ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। अपना ध्यान रखना। क्यों छोड़ दिया है तुमने? गीता आश्चर्यचकित सी उसे ताक रही थी। नहीं, ताना तो नहीं, कहीं ताना तो नहीं? नहीं, ताना नहीं लग रहा। यह ना ही तानों में लिपटा उपहास है। क्या सचमुच अखिलेश नाराज नहीं है? कहीं वह अभिनय तो नहीं कर रहा? वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में झांका उसने। उसके चेहरे के भावों को पढ़ने लगी। नहीं, अभिनय तो नहीं लग रहा। गीता को लगा जैसे उसके सपनों ने हौले से पंख फड़फड़ाए।